तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन के लेक्चर नंबर 14 के साथ। प्रीवियस क्लास में अपन ने एरिया अंडर द कर्व, लेक्चर नंबर 13 में अपन ने एरिया अंडर द कर्व पढ़ा था, उसकी थ्योरी पढ़ी थी और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे और लास्ट में कुछ होमवर्क दिया था। तो चलो पहले उस होमवर्क का डिस्कशन कर लेते हैं। होमवर्क में क्या दिया था? एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 दिए थे और एक्सरसाइज 2 के पार्ट 2 में, एक्सरसाइज 2 की बात कर रहा हूँ, पार्ट 1 में 23, 24, 25 और पार्ट 2 में आपको दिए गए थे 26 एंड 27। तो चलो उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के साथ। क्वेश्चन नंबर 23 मुझे उम्मीद है सारे बच्चों ने कर लिया होगा। लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन है, वो पूरा फॉर्मेट बैठा हुआ है, आपको पता है क्या करना है। देखो साइन पाई बाई 2n, साइन 2 पाई बाई 2n, साइन 3 पाई बाई 2n सबका प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो क्योंकि प्रोडक्ट लिखा हुआ है और अपन को सिग्मा फॉर्मेट में चाहिए तो इसको y बोल दो और दोनों साइड क्या कर लो, लॉग ले लो। तो जैसे ही लॉग करोगे तो आपको दिख रहा है सबसे पहले तो प्रोडक्ट एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा और वो जो पावर में 1/n लिखा है वो 1/n उतर के कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो पूरा एज इट इज सेट हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और बाद में लिमिट ऑफ सम से उसको इवेल्युएट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 24 अपन देखते हैं। फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स k इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू n, लेट sk डिनोट द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOBK वेयर O इज द ओरिजिन। ठीक है, तो AOBK एक ट्राइंगल है, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है जहाँ पे O ओरिजिन है। सच दैट एंगल AOBK इक्वल टू k पाई बाई 2n, ये वाला एंगल k पाई बाई 2n दिया हुआ है। OA का वैल्यू 1 दिया हुआ है, OBK का वैल्यू k दिया हुआ है। तो अपन को एक लिमिट निकालना है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर सिग्मा k इक्वल टू 1 से लेके n SK, ये वाला लिमिट अपन को निकालना है। ये SK क्या है? SK इस ट्राइंगल का एरिया है। सीधी सी बात है, जैसे जैसे आप K को अलग अलग वैल्यू करते जाओगे तो वो ट्राइंगल का एरिया चेंज होगा। अब आपको पता है, आपने सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स में पढ़ा हुआ है, अगर ट्राइंगल के दो कंसेक्यूटिव साइड दिए हुए हैं और उनका इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ है तो अपन एरिया क्या लिख सकते हैं? हाफ इंटू ये वाला साइड इंटू ये वाला साइड और इंटू इंक्लूडेड एंगल का साइन, हाफ AB साइन सी, ऐसा कुछ आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे 1 दिया हुआ है, K दिया हुआ है, इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ है, तो डायरेक्टली आप एरिया SK को क्या लिख सकते हो? हाफ इंटू 1 इंटू K इंटू साइन K पाई बाई 2n, ये SK हो गया। बस चुपचाप से अब इस SK को अपन को उठा के यहाँ पे पुट कर देना है। तो आपके पास क्या आएगा? L इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। देखो n स्क्वायर लिखा था, एक n की मेरे को बाहर जरूरत है, अपन को उस फॉर्मेट में चाहिए, लिमिट ऑफ सम से करना है। तो सिग्मा k इक्वल टू 1 से लेकर के n, एक n इसके पास बचा और देखो यहाँ पे k है तो मैंने एक n को इसके साथ एडजस्ट कर लिया और अंदर तो ऑलरेडी k डिवाइडेड बाय n के फॉर्मेट में है। यार ये तो पूरा लिमिट ऑफ सम टाइप का एक्सप्रेशन बन चुका है। तो इसको मैं इंटीग्रेशन यूज करके कैसे इवेल्युएट कर सकता हूं? तो ये हाफ तो बाहर आ जाएगा, k इक्वल टू 1 से लेके n था तो ये इंटीग्रेशन 0 से 1 हो जाएगा। k बाय n को x बोल देंगे, इसको भी x बोल देंगे, तो साइन पाई बाई 2x। इस इंटीग्रल को आप बड़े आराम से इवेल्युएट कर सकते हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करके। इसको फर्स्ट फंक्शन बोल देना, इसको सेकंड फंक्शन बोल देना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करके उसकी वैल्यू निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 1 से लेके 2 e का पावर x स्क्वायर dx अल्फा दे रखा है। तो आपको इस इंटीग्रल i को e से लेके e का पावर 4 स्क्वायर रूट ऑफ ln x, इस इंटीग्रल को आपको अल्फा के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। अब ऐसे सवाल बहुत कर चुके हो अपन, अब आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले तो ये एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में है, तो यहाँ पे एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन जो स्ट्राइक करता है वो क्या करना चाहिए? ln x को अपन t बोल देते हैं, लेकिन क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है तो अपन t स्क्वायर बोल देते हैं जिंदगी आसान करने के लिए। तो ln x को t स्क्वायर बोला तो x को अपन ने e का पावर t स्क्वायर बोला है, तो dx को किससे रिप्लेस करेंगे? e का पावर t स्क्वायर का डेरिवेटिव, e का पावर t स्क्वायर इंटू t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, तो dx को इससे रिप्लेस कर देंगे और ln x को t स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ पे एक t आ जाएगा और dx के बदले 2t e का पावर t स्क्वायर dt रखेंगे। अब कैसे भी करके मुझे इस इंटीग्रल से इस इंटीग्रल के पहुंचना है, क्योंकि 1 से 2 e का पावर x स्क्वायर dx को मैं क्या बोल सकता हूं? अल्फा। एक और बात, अगर लिमिट यहाँ पे आप e टू e का पावर 4 है, इसमें e पुट करोगे तो लोअर लिमिट 1 आ जाएगी, e का पावर 4 पुट करोगे तो अपर लिमिट 2 आ जाएगी। देखो लिमिट 1 से 2 में आ गया, ये तो अपने लिए अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर लगाऊं, देखो इस चीज को अपन बड़े आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। फायदा यही है, अगर केवल e का पावर x स्क्वायर होता ना तो ये इंटीग्रेबल नहीं है, इसको आप डायरेक्टली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो। लेकिन 2t e का पावर t स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप सोचो कि अगर t स्क्वायर को p बोल देते हो तो 2t dt क्या बन जाएगा? dp बन जाएगा, तो e का पावर p का इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो ये तो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा। 2t e का पावर t स्क्वायर dt को अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो t स्क्वायर को p बोल दिया तो 2t dt कितना बन जाएगा? dp, तो ये e का पावर p dp हो जाएगा, तो e का पावर p आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो इसको इंटीग्रेशन में ले लिया तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? e का पावर t स्क्वायर आ जाएगा सीधे सीधे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है p को अपन ने t स्क्वायर बोला हुआ था, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा
इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रेशन अभी अपन ने निकाला e का पावर टी स्क्वायर है dt, तो ये तो अपने लिए फायदे वाली बात हो गई ना। ये इंटीग्रल 1 से 2 e का पावर टी स्क्वायर dt हो गया, जिसको अपन डायरेक्टली क्या बोल देंगे बेटा, डायरेक्टली इसको अपन अल्फा बोल देंगे, और इसमें लिमिट्स पुट कर दो। 2 पुट किया तो 2 e का पावर 4, 1 पुट किया तो e, तो 2 e का पावर 4 माइनस e, और इस इंटीग्रल का वैल्यू अल्फा हो गया, तो i का वैल्यू आ गया 2 e का पावर 4 माइनस e माइनस अल्फा। ठीक है, नोट कर लो इसको भी अच्छे से। पार्ट 2 में देख लेते हैं। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27 दिए हुए थे। 26 में क्या दिया हुआ था, gx एक फंक्शन इन्होंने डिफाइन कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 26 fx उन्होंने पहले से दे रखा है, gx को 0 से x ft dt, 0 से 5 माइनस x ft dt बोला है, x 0 से 5 में लाई कर रहा है। नंबर ऑफ इंटीजर्स फॉर विच gx इज इंक्रीजिंग, यार gx इंक्रीजिंग है तो g डैश ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तो g डैश निकालो, लेबनिट्ज रूल यूज करोगे तो पहले आपके पास आ जाएगा fx माइनस ये आ जाएगा f ऑफ 5 माइनस x, अगर आपने वहां पे लेबनिट्ज लगाया तो, क्योंकि gx इंक्रीजिंग है तो g डैश ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, मतलब इस क्वांटिटी को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करना है, मतलब fx ग्रेटर देन f ऑफ 5 माइनस x हो जाएगा। fx फंक्शन तो दिया है, उसको इधर पुट करो, f ऑफ 5 माइनस x आप निकालो, वहां पे x के बदले 5 माइनस x पुट करो, और सारे टर्म्स को बाद में एक साइड शिफ्ट करोगे तो सिंपल सी क्यूबिक आ जाएगी, उस क्यूबिक को सॉल्व करोगे तो आपको x की रिक्वायर्ड वैल्यूज मिल जाएंगी। इसके आगे थोड़ा सा आपको ज्यादा कैलकुलेशन करना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। h ऑफ x को उन्होंने डिफाइन किया है fog x, k कोई भी कांस्टेंट है, d बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ कॉस एक्स दिया हुआ है, मतलब एच एक्स का डेरिवेटिव वो चीज है, तो अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करूं तो मुझे एच एक्स फंक्शन मिल जाएगा। तो एच एक्स फंक्शन मुझे कैसे मिलेगा, मैंने इंटीग्रेट कर दिया, d बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स जो था मैंने इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेट कर दिया, इसका इंटीग्रेशन अपन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आप सोचो कि अगर कॉस एक्स को t बोलोगे तो साइन एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो ये डी टी बन गया, और नीचे कॉस स्क्वायर टी हो गया, कॉस स्क्वायर टी ऊपर आएगा तो सेक स्क्वायर टी बनेगा, और सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन टी। टी को रिसब्स्टिट्यूट करना नहीं भूलना, टी क्या था, कॉस एक्स, तो अपने लिए एच एक्स जो था, एच एक्स वो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स दिया था, और वो यहां से इंटीग्रेट करके आ क्या रहा है, टेन ऑफ कॉस एक्स आ रहा है। तो अगर आप सिंपल कंपेयर करोगे, देखो ध्यान रखना वहां पे दिया हुआ है कि एफ एक्स और जी एक्स दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है लास्ट में, तो क्योंकि दोनों ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू टेन ऑफ कॉस एक्स है, तो अपन सिंपल बोल सकते हैं जी एक्स कॉस एक्स हो जाएगा और एफ एक्स जो है वो टेन एक्स हो जाएगा, और उसके बाद जो भी वो आगे क्वेश्चन दिया है वो अपन सॉल्व कर सकते हैं सिंपल एफ एक्स जी एक्स के टर्म्स में। वो जो जे एक्स इंटीग्रल दिया हुआ है उसमें से अपन को जे ऑफ जीरो निकालना है, तो अब आप जे ऑफ जीरो बड़े आराम से निकाल सकते हो इन दोनों फंक्शंस को यूज करके, नोट कर लो। तो चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर के साथ। प्रीवियस क्लास में अपन ने एरिया अंडर द कर्व पढ़ा था, उसकी थ्योरी पढ़ी थी और कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे, तो अब उसी सिलसिले को जारी रखते हैं, एरिया अंडर द कर्व के क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे मैंने बोर्ड पे और 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मैं चाहता हूँ एक बार सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को नोट करें और खुद से ट्राई करें, बाद में अपन इनको डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों ने वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लिया होगा। चलो इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है आपको साइन 2x प्लस 2 साइन एक्स, और 0 से 2 पाई में इसको डिफाइन कर रखा है अपन ने, तो अपन को इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं सबके आंसर्स बता देता हूँ। इसका आंसर 8 आ रहा है, इसका आंसर 1/3 आ रहा है, और इस वाले क्वेश्चन का आंसर 4 आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब कुछ लोगों का ये आ गया होगा, कुछ लोगों का नहीं आया होगा। जिनका नहीं आया होगा ये मैं बोल सकता हूँ उन्होंने क्या गलती करी होगी। अगर आप डायरेक्टली एरिया इक्वल टू लिख दोगे इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 पाई, आपने लिख दिया अगर साइन 2x प्लस 2 साइन x, तो आपको मैं बोलूंगा कि यार यहाँ पे आपने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे आप थोड़ा सा गलत जा रहे हो। क्या आपको पता है कि ये पूरा का पूरा कर्व 0 से 2 पाई में एक्स एक्सिस के ऊपर है कि नीचे है? अगर ये पूरा का पूरा कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर होता तो ये लिखने से अपन को सही आंसर मिलता, लेकिन अपन को पता नहीं है कि ये कर्व पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर है कि नीचे है 0 से 2 पाई में, या फिर कुछ पार्ट के लिए ऊपर है कुछ पार्ट के लिए नीचे। ये निकालना अपने लिए जरूरी है, तभी तो अपन एरिया निकाल पाएंगे। तो उसके लिए मैं एफ एक्स को थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूं यार। साइन 2x को अपन लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसको लिख दिया 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो पूरे में से 2 साइन एक्स कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स बरोबर। अपन को पता है, अपन को ये चीज भली भांति पता है कि 1 प्लस कॉस एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि यार कॉस एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाया करता है, तो उसमें 1 ऐड कर रहा हूं तो ये वाली चीज तो पॉजिटिव है। लेकिन 0 से 2 पाई में साइन एक्स थोड़ी ना हमेशा पॉजिटिव होने वाला है।
कब साइन एक्स पॉजिटिव होगा? 0 से पाई में अगर एक्स को लोगे तो साइन एक्स पॉजिटिव होगा और पाई से 2 पाई में नेगेटिव होगा। तो अब अपन को पता लगा, अपन को इसका पूरा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, अपन को बस इस बात की फील आनी चाहिए कि कहां से कहां तक कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है और कहां से कहां तक कर्व एक्स एक्सिस के नीचे है। तो इतना अगर अपन को पता लग गया, मुझे पता लग रहा है क्योंकि साइन एक्स जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, कहां से कहां? 0 से लेकर के पाई में, और पाई से लेकर 2 पाई में वो नेगेटिव होता है। तो ये एफ एक्स का भी वही साइन होगा क्योंकि ये वाली चीज तो हमेशा पॉजिटिव है। तो अब मैं एरिया को लिख सकता हूं, अपना एरिया क्या हो जाएगा? 0 से लेकर के पाई में, 0 से लेकर के पाई में आप सीधा इंटीग्रेट करो, साइन 2x प्लस 2 साइन एक्स, कोई आपत्ति नहीं, आप सीधा इंटीग्रेट कर दो dx, और फिर पाई से 2 पाई में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, पाई से 2 पाई में आप देख पा रहे हो कि ये पूरा का पूरा वैल्यू नेगेटिव है, पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो फाइनल जो होगा वो एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो आपके पास आएगा 0 माइनस ये वाला चीज। तो अब 0 लिखने का तो कोई मतलब नहीं है, माइनस साइन को मैं बाहर लिख देता हूं और आपके पास आ जाएगा साइन 2x प्लस 2 साइन एक्स dx। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये वाला स्टेप सबको समझ में आ गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे कि 0 से लेकर के पाई में ये कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है इसलिए डायरेक्टली ये लिखेंगे, लेकिन पाई से लेकर 2 पाई में ये वाला जो कर्व है ये एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो इसीलिए अपन यहाँ पे आगे क्या लगा देंगे? अपन यहाँ पे आगे माइनस साइन लगा देंगे। अब आप इंटीग्रेट करके एरिया निकालोगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन तो सिंपल है, इंटीग्रेशन में यहाँ पे कोई चैलेंज नहीं है। साइन 2x का इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, और 2 साइन एक्स का आ जाएगा माइनस 2 कॉस एक्स। इसके ऊपर लिमिट लगेंगी 0 से लेकर के पाई, पाई से लेकर के 2 पाई में आपके पास क्या हो जाएगा? माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन तो अभी भी सेम होगा, ये हो जाएगा माइनस 2 कॉस एक्स, कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 2 नहीं आएगा यहाँ पे, माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस 2 साइन एक्स, माइनस 2 कॉस एक्स हो जाएगा, और इसके ऊपर लिमिट्स लगेंगी बेटा पाई से लेकर के 2 पाई, बरोबर। तो चाहिए तो देखो ये माइनस साइन बाहर निकाल लो और इसको प्लस कर दो, ये माइनस को मैंने यहां से हटा दिया और हटा दिया, ठीक है। तो अब इसमें अगर आप लिमिट्स पुट करोगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। एरिया इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? अगर पाई पुट करोगे तो cos 2 पाई 1 होगा तो ये माइनस हाफ आएगा, अगर यहाँ पे पाई पुट करोगे तो cos पाई माइनस 1 होता है तो ये प्लस 2 हो जाएगा। ये फाइनल पुट किया मैंने, माइनस इनिशियल पुट करते वक्त, लिमिट्स पुट करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है कैलकुलेशन के वक्त, 0 पुट करोगे तो cos 0 1 होगा तो ये माइनस हाफ आ जाएगा, और यहाँ पे 0 पुट करोगे cos 0 1 होगा तो आपके पास कितना आ जाएगा? माइनस 2 आ जाएगा, बरोबर, ठीक है। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी आपको लिमिट्स पुट करनी है। अब यहाँ पे पूरा प्लस हो चुका है तो यहाँ पे 2 पाई पुट करोगे तो cos 4 पाई कितना हो जाएगा? 1, तो यहाँ पे हाफ आ जाएगा। cos 2 पाई कितना हो जाएगा? 1, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये फाइनल माइनस इनिशियल, पाई पुट करोगे तो cos 2 पाई 1 हो जाएगा, पाई पुट करोगे cos पाई माइनस 1 होता है तो ये माइनस 2 आ जाएगा। तो इसको अब आप इवेल्युएट कर लो, तो इवेल्युएट करके आपके पास एरिया का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्टेप है जहां पे अपन ने ब्रेक किया, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये आपको देखना है कि कर्व कहां पे एक्स एक्सिस के ऊपर है, कहां पे एक्स एक्सिस के नीचे है, उस हिसाब से डील करना है। अगला, फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन द कर्व्स y स्क्वायर इक्वल टू x एंड मॉड y इक्वल टू x। अब ये तो दोनों स्टैंडर्ड कर्व्स है जिसके ग्राफ्स अपन बड़े आराम से बना सकते हैं। अपन को एक बार विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा, तभी अपन को पता लगेगा कि एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन जो है वो कौन सा रीजन है और उसका इंटीग्रल अपन कैसे लिखेंगे। स्टैंडर्ड कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। मैं उम्मीद कर रहा हूं सबको पैराबोला का ग्राफ पता है। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का ग्राफ जो होता है वो इस टाइप का पैराबोला होता है। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और ये मॉड y इक्वल टू x है। तो आपको पता है मॉड y इक्वल टू x का ग्राफ कैसे बनेगा। आप देख पा रहे हो कि x की वैल्यू हमेशा इसमें कैसी आने वाली है? पॉजिटिव, क्योंकि ये LHS हमेशा पॉजिटिव है। ओरिजिन से पास कर रहा है, ये ओरिजिन से पास कर रहा है। इसको अलग कलर से बनाते हैं। अगर मैं y इक्वल टू x बनाऊं, देखो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन यहां पे यूज होगा। ये वाली लाइन मैंने पहले बना दी y इक्वल टू x, ठीक है। ये वाली लाइन है y इक्वल टू x। अब आप y को मॉड y से रिप्लेस करोगे तो आपको पता है कि y को मॉड y से रिप्लेस करने से क्या होता है बेटा? जो पार्ट ऑफ द ग्राफ x एक्सिस के नीचे होता है ये वाला डिलीट हो जाएगा, और जो ये वाला पार्ट ऊपर है उसी को अपन नीचे की साइड क्या कर लेते हैं? ऐसे नीचे की साइड कॉपी कर लेते हैं। तो ये वाला जो अब फाइनल ग्राफ बन गया, ये वाला जो फाइनल ग्राफ बन गया, मुझे उम्मीद है ये सबने बना लिया होगा ग्राफ, तो कम से कम ये मॉड y इक्वल टू x का ग्राफ बन गया। और जो मैंने ब्लू से बनाया हुआ है, वो अपना पैराबोला है, जिसकी इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू x, ये यहाँ पे मीट कर रहे हैं और ये यहाँ पे मीट कर रहे हैं। अच्छा, वो इंटरसेक्शन पॉइंट भी अपन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। और सबको अब शेडेड रीजन का एरिया भी दिख रहा है। कौन से पार्ट का एरिया अपन को निकालना है? ये पार्ट का, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट।
देखो पूरा का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा है वैसा ही एक्स एक्सिस के नीचे भी है, पूरा का पूरा ग्राफ सिमेट्रिक है। तो क्योंकि सिमेट्रिक है तो मैं बोल रहा हूं कि ये पॉइंट तो 0 है, अपन एक का एरिया निकाल लेंगे और उसको डबल कर देंगे, क्योंकि ऊपर जितना एरिया फंसा है उतना ही नीचे फंसा है, पूरा का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस में सिमेट्रिक है। ये वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे? ये वाला पॉइंट किसका इंटरसेक्शन होगा? ये वाली लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स और ये वाला पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। दोनों को सॉल्व कर लो, x के बदले y डाल लो तो आपके पास आएगा y स्क्वायर इक्वल टू y। तो y का वैल्यू या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। y का वैल्यू 0 तो इधर है, मतलब इधर y का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू भी 1 है, मतलब ये वाला पॉइंट क्या है 1,1 है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये वाला पॉइंट जो है ये 1,-1 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो अब अपन को एरिया निकालना है तो अपन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आप चाहे dx में करो, आप चाहे dy में करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एरिया इक्वल टू अपन x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा? अपन dx के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इंटीग्रेशन, अपना कर्सर कहां से कहां मूव करेगा? x में मूव करवाएंगे तो 0 से 1 में मूव करेगा, x इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, x इक्वल टू 1 तक मूव करेगा, 0 से लेकर के 1 में। ऊपर वाला कर्व कौन है? पैराबोला है। तो पैराबोला में y स्क्वायर इक्वल टू x है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √x। ये फाइनल है, माइनस इनिशियल जो है ये लाइन y इक्वल टू x है, उसकी इक्वेशन तो अपन x लिखेंगे। अगर आप dy के रिस्पेक्ट में करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर आने वाला है आपका। उसको भी अपन देखेंगे एक्सप्रेशन लिख के क्या होगा। पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये x का पावर हाफ लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा x का पावर 3/2 अपॉन 3/2 और माइनस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2। इंटीग्रेशन की लिमिट डाल दो 0 से लेकर के 1, तो 1 डालोगे तो आपके पास आएगा 2/3। अच्छा ट्वाइस करना मत भूलना, क्योंकि अपन को पता है अपन ने तो केवल ऊपर वाले पार्ट का एरिया निकाला हुआ है, वो सेम टू सेम रीजन नीचे भी है, तो अपन को पूरे आंसर का क्या कर देना है? ट्वाइस कर देना है। तो एरिया इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ट्वाइस। 1 डालोगे तो आपके पास आएगा 2/3 माइनस इधर 1 डालोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? हाफ, और 0 डालने से तो पूरा 0 हो रहा है, तो 2/3 माइनस हाफ करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? एरिया इक्वल टू ट्वाइस। एलसीएम नीचे आ जाएगा आपके पास 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 - 3, तो आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा 1/3। ठीक है, ये 1/6 था, उसका ट्वाइस कर लिया तो वो रिक्वायर्ड पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा? 1/3। यहाँ पे बस मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए dy के रिस्पेक्ट में करेंगे तो उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा उसको भी लिख दे रहा हूं। अगर अपन dy के रिस्पेक्ट में करते तो एरिया इक्वल टू इंटीग्रल, आप उससे भी करते आपका आंसर सही ही आता। मतलब अगर अपन ने कर्सर ऐसे ले लिया तो अब ये कहां से कहां मूव होने वाला है? देखो ट्वाइस तो इसमें भी करना है, आप पहले इतना निकालोगे और उसको डबल कर लोगे, तो ये y वाला जो कर्सर है ये 0 से 1 में मूव करेगा। अब की बार फाइनल जो है वो कौन है? x इक्वल टू y। देखो ये रेड वाली लाइन फाइनल है, तो अपन लिखेंगे y माइनस इनिशियल कौन है? पैराबोला, x इक्वल टू y स्क्वायर, तो y माइनस y स्क्वायर। तो आप ये वाला इंटीग्रेशन भी इवेल्युएट करोगे, घूम फिर के आपका आंसर 1/3 ही आएगा। ठीक है, नोट कर लो जिसका नहीं हुआ था। चलो ये वाला देखते हैं। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस 1 एंड द y एक्सिस फ्रॉम y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 4। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का पैराबोला है, मतलब ओपनिंग राइटवर्ड है। ठीक है, और इसका वर्टेक्स कहां पे है? -1,0 पे है, -1,0 पे इसका वर्टेक्स है, और ये ओपनिंग राइटवर्ड पैराबोला है, मतलब कुछ ऐसा पैराबोला है ये। ठीक है, इस पैराबोला का मुझे किसके साथ एरिया निकालना है? y एक्सिस के साथ, फ्रॉम y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 4। अच्छा ठीक है, ये y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, मतलब ये वाली लाइन तो है ही अपने पास, और y इक्वल टू 4 कहां पे आएगा उसके लिए पहले ये वाला पॉइंट अपन निकालते हैं। ये ग्राफ जो है ये y एक्सिस को कहां पे कट करेगा? तो एक बार के लिए इसमें x को 0 डाल दो तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 आएगा, तो y का वैल्यू 2 और -2 आएगा, मतलब ये वाला जो पॉइंट है 0,2 है। तो y इक्वल टू 4 वाली लाइन कॉमन सेंस वाली बात है, y इक्वल टू 4 वाली लाइन इसके कहां होने वाली है? ऊपर होने वाली है। मान लो ये वाली लाइन y इक्वल टू 4 है, तो मुझे इस कर्व का y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 4 के बीच में y एक्सिस के साथ एरिया चाहिए, मतलब इस रीजन का एरिया प्लस इस रीजन का एरिया अपन को चाहिए। तो इसको कैसे निकालेंगे? कॉमन सेंस वाली बात है, यहाँ पे अपन dy के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अपन फायदे में रहेंगे। ये वाले पोर्शन का एरिया प्लस ये वाले पोर्शन का एरिया। अब इसको कैसे करेंगे? देखो इसमें 0 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, मतलब 0 से 2 में ये वाला लाइन फाइनल है और 2 से लेके 4 में ये वाला कर्व फाइनल है। तो एरिया अगर अपन को लिखना है तो एरिया अपन लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2, dy लिख रहे हैं अपन, dy। ठीक है, तो अपना जो ये कर्सर है ये ऐसे ऐसे मूव करने वाला है। फाइनल कौन है अपने लिए? फाइनल जो है वो y एक्सिस है, जिसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0 माइनस इनिशियल कर्व ये वाला पैराबोला है। तो इसमें क्योंकि अपन dy लिख रहे हैं तो y के टर्म्स में ये क्या हो जाएगा? y स्क्वायर बाय 4
-1, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा y²/4 -1, बरोबर है। तो अपन लिखेंगे कर्व, कर्व आ जाएगा मेरे पास y²/4 -1, ये dy के साथ आ गया पूरा, और फिर प्लस प्लस आगे इंटीग्रेशन 2 से लेकर के 4, 2 से लेकर के 4 में ये वाला कर्व फाइनल है और y एक्सिस इनिशियल है, तो ये सीधे सीधे हो जाएगा y²/4 -1 dy। बस सिंपल अपने पास एरिया आ जाएगा। देखो आप डायग्राम बना लोगे तो डायग्राम से आप डायरेक्टली ये वाला एक्सप्रेशन लिख सकते हो बड़े आराम से। तो आपका रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा ये -y²/4 है, तो ये -y³ नीचे 12 हो जाएगा, y³ 3 इसका इंटीग्रेशन, और प्लस 1 dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, इंटीग्रेशन की लिमिट से 0 से लेकर के 2, प्लस ये हो जाएगा y³ माइनस y, यहाँ पे लिमिट से फ्रॉम 2 to 4। तो ध्यान से इंटीग्रेशन की लिमिट्स डाल देना, तो एरिया हो जाएगा -8/12 प्लस यहाँ पे 2 आएगा, 0 डालने से 0 होगा, प्लस 4 डालने से यहाँ पे कितना होगा 64/12 -4, माइनस 2 डालोगे तो ये हो जाएगा 8/12 -2। तो इसको कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपका रिक्वायर्ड एरिया जो है वो 4 आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं एरिया के और क्वेश्चंस के साथ। यहाँ पे मैंने बोर्ड पे और 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मैं चाहता हूँ सारे बच्चे एक बार इन क्वेश्चंस को नोट करें और खुद से ट्राई करें, बाद में अपन इनको डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों ने वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लिया होगा। तो चलो इन क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं अपन। सबसे पहले फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स x² + y² = 1, ये तो सर्कल है सबको पता है, एंड साथ में mod y = x+1 दे रखा है। तो अपन ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि ये दोनों स्टैंडर्ड कर्व्स है, तो अपन बड़े आराम से दोनों का चित्र बना के देखते हैं कोई शॉर्टकट अगर मिल रहा हो एरिया निकालने का। तो वो जो सर्कल है, अब सबको पता है ये सर्कल का सेंटर 0,0 है और रेडियस 1 है। तो सर्कल कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये सर्कल है उसका सेंटर 0,0 है और रेडियस 1 है। ये वाले पॉइंट्स आप निकाल सकते हो, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,0 होगा x एक्सिस y एक्सिस, और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1 0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,1, बरोबर है। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, दूसरा कर्व क्या दिया हुआ है mod y = x+1। देखो अगर उसमें आप x को -1 डालोगे तो y का वैल्यू 0 आएगा, मतलब वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, और x को अगर 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू 1 आएगा, मतलब इस पॉइंट से पास हो रहा है, और y को mod y से रिप्लेस किया हुआ है। तो वो जो स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो इस प्रकार से बनेगा। तो ये ग्राफ तो सबने तैयार कर लिया होगा, ये यहाँ पे ऐसे बन रहा होगा और यहाँ पे ये नीचे से ऐसे पास करेगा इन दोनों पॉइंट से। तो अब इन दोनों के बीच में जो स्मॉलर रीजन बाउंडेड है वो अपन को विजुअली दिख रहा है कि स्मॉलर रीजन कौन सा बाउंडेड है। स्मॉलर रीजन मतलब ये वाला पार्ट और प्लस ये वाला पार्ट, इसका एरिया निकालना है अपन को। ये स्मॉलर रीजन बाउंडेड है दोनों कर्व्स के बीच में, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, अपन को पता है कि पूरा कर्व जो है वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, तो ऊपर वाले पार्ट का एरिया निकालेंगे और उसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। ठीक है, अब देखो निकालने के लिए तो आप इंटीग्रेशन करके आप निकाल सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप dx के रिस्पेक्ट में करो, dy के रिस्पेक्ट में करो, फॉर एग्जांपल dx के रिस्पेक्ट में करते हो तो आपके लिए सर्कल फाइनल हो जाएगा, ये इनिशियल हो जाएगा, फिर लंबे चौड़े इंटीग्रेशन करोगे। लेकिन उससे बेटर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो तो मैं लिख रहा हूं ट्वाइस। पहले तो ट्वाइस क्यों, क्योंकि अपन इतने का निकालेंगे डबल कर लेंगे। क्या आप देख पा रहे हो कि इस रीजन का एरिया मतलब इस क्वार्टर सर्कल का एरिया, इस क्वार्टर सर्कल का एरिया, क्वार्टर सर्कल का एरिया क्या आ जाएगा, πr² / 4। क्वार्टर सर्कल के एरिया में से अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे इसका एरिया मिल जाएगा। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा, हाफ इंटू इसका बेस कितना है 1 इंटू इसका हाइट कितना है 1। खत्म हो गई कहानी। सर्कल का रेडियस कितना है 1, तो आपके पास रिक्वायर्ड एरिया कितना आ जाएगा, रेडियस तो 1 है तो आपके पास आ जाएगा π/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा, -1। देखो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तो आपका जो ये शेडेड पोर्शन का एरिया है वो है π/2 -1। ठीक है, आप इंटीग्रेशन करके करोगे तब भी आपका आंसर आएगा। आप लंबे चौड़े एक्सप्रेशन लिखोगे, अगर आप लिखोगे मान लो फॉर एग्जांपल मैं dy के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं 0 से लेकर के 1, अपना 0 से लेके 1 में जा रहा है, ट्वाइस लिखोगे आप, ट्वाइस लिखोगे, ऐसे कर रहे हो आप, तो आपके लिए फाइनल जो है, फाइनल कर्व क्या हो जाएगा आपके पास, इस वाले की डेफिनेशन हो जाएगी y = x+1, तो x को आप लिखोगे y -1। ठीक है, माइनस माइनस इस वाले सर्कुलर पार्ट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इस वाले सर्कुलर पार्ट की आपको डेफिनेशन चाहिए y के टर्म्स में, तो 1 - y² का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - y²। आप देखो x को आप लिख सकते हो ना, x = कितना आ जाएगा, +√1 - y²। अब आप सोचो कि आप +√1 - y² लिखोगे कि -√1 - y² लिखोगे।
क्योंकि देखो यहाँ पे x वाली वैल्यू नेगेटिव है, x वाली वैल्यू नेगेटिव है, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस के साथ लिखेंगे, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ओवरऑल आपको घूम फिर के ये वाला एरिया निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल, इस वाले का डेफिनेशन, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो रीजन था उसके लिए x नेगेटिव है, तो अपन ने डेफिनेशन में कौन सा वाला पार्ट लिया, माइनस टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर लिया। इस बात का आपको ध्यान रखना है, वरना आप डायरेक्टली ऐसे करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू 3x माइनस 2 फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2। इसका आंसर बता देता हूं, इसका आंसर 1 आ रहा है। सबसे पहले तो अगर अपन ग्राफ बनाएंगे, अपन को पता है यार ये पैराबोला है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है, दोनों मीट कितने पॉइंट पे कर रहे हैं पहले ये अपन निकाल लेते हैं। मीट कितने पॉइंट पे कर रहे हैं उसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 3x माइनस 2, इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं अपन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, देखो ये काम आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ये मीट करेंगे x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 2 पे, 2 पॉइंट पे ये मीट कर जा रहे हैं। अच्छा, 2 पॉइंट पे मीट कर जा रहे हैं, तो अब अगर अपन उसका ग्राफ बनाएंगे 1 पे और 2 पे, ये अपना पैराबोला है ओपनिंग अपवर्ड, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ तो सबको पता है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और वो जो स्ट्रेट लाइन है वो इसको मीट कर रही है। अगर उसमें स्ट्रेट लाइन में अगर मैं x को 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, -2, और ये पैराबोला को 2 पॉइंट पे मीट कर रही है, एक तो 1 पे और एक तो 2 पे। तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। ये अपनी स्ट्रेट लाइन है जो मैंने ब्लू से बनाई है। देखो ये पैराबोला को 2 पॉइंट पे मीट कर रही है, एक तो 1 पे मीट कर गई और दूसरा कहां पे मीट कर गई बेटा, 2 पे। तो अब अपन को ये चीज समझ में आ रही है, ये वाला पॉइंट 0, -2 है। अपन को क्या निकालना था, एरिया बिटवीन द कर्व्स, ये दोनों कर्व्स के बीच का एरिया, कहां से कहां तक, फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2। इस बात का ध्यान रखना, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस हो गया, और x इक्वल टू 2 मतलब ये वाला लाइन हो गया, मतलब ये वाला लाइन। इन यहां से यहां तक x की ये लिमिट्स में, x की ये लिमिट है, ये लिमिट में इन दोनों कर्व्स के बीच में कौन सा एरिया फंसा हुआ है, तो ध्यान से आपको शेड करना है। देखो ये वाला एरिया भी आएगा, ये वाला एरिया फंसा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाला रीजन का एरिया फंसा हुआ है। कौन सा एरिया निकालना है, इसमें गड़बड़ मत करना, x की लिमिट्स का ध्यान रखना। x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2, 0 से 2 के बीच में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू 3x माइनस 2 के बीच में जो एरिया फंसा है वो निकालना है। तो इसीलिए देखो 0 से 1 में ये वाले पार्ट का एरिया आएगा और 1 से 2 में ये वाले पोर्शन का एरिया आएगा। तो अब अपन बड़े आराम से इसको लिख सकते हैं। इस वाले एरिया को अगर अपन को लिखना है तो एरिया इक्वल टू dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पे एरो ऐसे आएगा, यहाँ पे एरो ऐसे आएगा, तो इंटीग्रेशन देखो अपना इंटीग्रेशन 1 पे ब्रेक होने वाला है, क्योंकि 0 से लेकर के 1 में ऊपर कौन है, ऊपर पैराबोला है। देखो 0 से 1 में ऊपर पैराबोला है, तो पैराबोला की डेफिनेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और नीचे कौन है, स्ट्रेट लाइन, तो माइनस का आ जाएगा 3x माइनस 2, फाइनल माइनस इनिशियल किया हुआ है, बरोबर। सबको समझ में आ रही है, मैं स्टेप बाय स्टेप एकदम धीरे धीरे जा रहा हूं। 0 से 1 में ऊपर वाला कर्व पैराबोला है, नीचे वाला कर्व स्ट्रेट लाइन है, तो फाइनल माइनस इनिशियल y इक्वल टू 3x माइनस 2, और फिर आगे इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 2 में, 1 से लेकर के 2 में, अब ऊपर कौन आ गई, अब ऊपर कौन आ गई, स्ट्रेट लाइन आ गई, तो स्ट्रेट लाइन अपने लिए फाइनल है 3x माइनस 2, फाइनल माइनस इनिशियल कर्व कौन है, इनिशियल कर्व कौन है, पैराबोला है, जिसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो अब सिंपल सा इंटीग्रेशन है, आपको करना है, तो आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। एक और स्टेप में दिखा देता हूं, यहाँ पे आ जाएगा x³/3 इसका इंटीग्रेशन, माइनस ये हो जाएगा 3x²/2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2x। देखो ये लिमिट्स डालते वक्त गड़बड़ मत करना, यहाँ पे ही मिस्टेक होने की सबसे ज्यादा चांस है। ये हो गया 3x²/2 माइनस ये आ जाएगा 2x माइनस ये आ जाएगा x³/3, इसके ऊपर लिमिट डालनी है 1 से 2। तो ये लिमिट डाल के कैलकुलेट करोगे तो आपको रिक्वायर्ड एरिया जो है वो 1 मिल जाएगा, मतलब ये जो रेड वाला जो शेडेड पोर्शन है, ठीक है। समझ में आई बात सबको, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू ये एंड इट्स टेंजेंट एट 1,3 फ्रॉम x इक्वल टू -1 टू x इक्वल टू 1। इसका आंसर पहले बता देता हूं, इसका आंसर आ रहा है 8/3, इसका आंसर आ रहा है 8/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब डायग्राम बनाते हैं, ये पैराबोला है और 1,3 क्या इसके ऊपर लाई कर रहा है, x को 1 पुट करो, x को 1 पुट करो, y की वैल्यू 3 आ रही है, बिल्कुल। तो 1,3 ऑन द कर्व है, तो उसके ऊपर टेंजेंट लिखना है, तो पहले तो टेंजेंट लिख लेते हैं। टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा, टेंजेंट का स्लोप अपन निकालेंगे dy/dx एट x इक्वल टू p से। तो अपने पास टेंजेंट का स्लोप कितना आ जाएगा, dy/dx निकालोगे तो 2x + 1 एट x इक्वल टू 1, तो स्लोप कितना आ गया, 3 आ गया। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी, टेंजेंट 1,3 से पास कर रहा है और उसका स्लोप कितना है, उसका स्लोप कितना है 3, तो अपने पास आएगा y - 3 इक्वल टू स्लोप टाइम्स आपके पास आ जाएगा x - 1। तो आप देखो
-3 कैंसिल हो जाएगा तो टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा y इक्वल टू 3x, ये अपना टेंजेंट है, ठीक है। अब y इक्वल टू 3x टेंजेंट है, अगर मैं उस कर्व का ग्राफ बनाऊं, पैराबोला है, ये पैराबोला कुछ इस प्रकार से होगा। पैराबोला का ग्राफ आपको सबको बनाना आता है, अगर इसका डी चेक करोगे तो नेगेटिव है, मतलब ये कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, और इसका वर्टेक्स कहां पे आ रहा है, -½ पे, मतलब -½ इसका लोअर मोस्ट पॉइंट है, ऐसे। फिर से बना लेता हूं एक बार, ठीक है। ये वाला ग्राफ है, मान लो इसका वर्टेक्स आ रहा है x इक्वल टू -½ पे, ये x का वैल्यू -½ है, और 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 पे इसकी वैल्यू बेटा 1 आ चुकी है, ठीक है। ये x इक्वल टू 0 है, 0 पे इसकी वैल्यू 1 है। 1,3 इसके ऊपर एक पॉइंट है, 1,3 यहां पे है, 1,3 x के बदले 1 और y के बदले 3, मतलब 1,3 इसके ऊपर एक पॉइंट है। 1,3 पे अपन टेंजेंट बना रहे हैं, तो उस टेंजेंट की इक्वेशन y इक्वल टू 3x है, मतलब वो ओरिजिन से पास कर रहा है, मतलब ये वाला जो टेंजेंट है, ये वाला जो टेंजेंट है कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये टेंजेंट है अपना, ठीक है। अपन ने 1,3 पे टेंजेंट बनाया है, तो टेंजेंट कुछ इस प्रकार से है, वो ओरिजिन से पास कर गया, ये टेंजेंट है। तो अब अपन को कहां से कहां का एरिया निकालना है, अपन को ये पैराबोला, इट्स टेंजेंट एट 1,3, मतलब इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया है, तो ये लाइन, और इनके बीच में जो एरिया फंसा हुआ है फ्रॉम x इक्वल टू -1 टू x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 तो यही वाली लाइन है, x इक्वल टू 1 तो यही वाली लाइन है, बरोबर है। तो x इक्वल टू 1 तो यही वाली लाइन है, बरोबर, ये 1 था। -1 यहां कहीं पे होगा, देखो ये -½ है, तो -1 यहां कहीं पे होगा, मान लो -1 यहां पे, ये x इक्वल टू -1 है। तो अब इन दोनों के बीच में क्या एरिया फंसा हुआ है, फ्रॉम 1 टू -1 है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये -1 है, ठीक है। तो पहले तो कौन सा एरिया आएगा उसको शेड करते हैं। x की लिमिट्स क्या है, -1 से 1 के बीच में, ये पैराबोला और ये स्ट्रेट लाइन के बीच में कौन सा एरिया फंसा हुआ है, तो उसको अपन शेड करते हैं। तो उसको मैं अगर शेड करूंगा तो ये वाला रीजन आएगा, देखो रीजन आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला रीजन आएगा। अगर एक बार आपने ये वाला रीजन आइडेंटिफाई कर लिया कि -1 से 1 के बीच में ये पैराबोला और ये लाइन के बीच में कौन सा एरिया फंसा हुआ है, तो बस अपना काम अब सेट है। ये वाला एरिया निकालना है, तो आप ये वाला एरिया कैसे निकालोगे भाई, आप अपना कर्सर बना लो, ऐसे वर्टिकल इंटीग्रेशन कर लो, तो एरिया इक्वल टू dx, बरोबर, ये अपना कर्सर x में मूव करेगा, x में मूव करेगा, कहां से कहां मूव करेगा, -1 से 1 मूव करेगा, -1 से 1, कहीं पे ब्रेक करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला कर्व हमेशा पैराबोला है, x² + x + 1, तो x² + x + 1 माइनस इनिशियल कौन है, हमेशा स्ट्रेट लाइन है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x, उसका डेफिनेशन है। तो बस इसको इंटीग्रेट करके आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल दोगे, तो आपका रिक्वायर्ड एरिया का वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं सबको समझ में आया। अब सिंपल सा इंटीग्रेशन बस आपको कैरी आउट करना है, ये वाला इंटीग्रेशन, तो आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा 8/3। मैं उम्मीद कर रहा हूं सबको समझ में आया है ये अच्छे से। देखो ये इंटीग्रेशन तो आप कर लोगे, ये इंटीग्रेशन करके तो आप आंसर निकाल लोगे। एक छोटा सा यहाँ पे शॉर्टकट मेथड अवेलेबल है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो मैं जो ग्रीन कलर से ट्राइंगल बना रहा हूं, ये मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं। ये जो मैं ग्रीन ट्राइंगल बना रहा हूं, ये चीजें अपन को ध्यान से देखनी है। देखो ये एक ट्राइंगल और यहाँ पे ये दूसरा ट्राइंगल, क्या सभी को ये वाले दोनों ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, सभी को ये वाले दोनों ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, ये एक ट्राइंगल और ये एक ट्राइंगल। क्या आप सोच पा रहे हो कि इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया सेम होगा, क्यों, क्योंकि ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये एंगल और ये एंगल सेम है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, और दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है। इसका भी बेस 1 है क्योंकि ये -1 है, और इसका भी बेस 1 है क्योंकि ये +1 है। तो क्या मैं बोलूं ये रेड वाले पोर्शन का एरिया और ये वाले पोर्शन का एरिया, मतलब यहां पे मैं बनाता हूं, इस पोर्शन का एरिया और इस पोर्शन का एरिया सेम होने वाला है। तो अब आप सोचो कि आप ये पूरा रेड वाला रीजन निकालते, उसके बदले आप ये रेड प्लस ये ग्रीन निकाल लो, तब भी आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा, तब भी आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। समझ आ रही है बात, क्योंकि ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल का एरिया सेम था। तो अगर मैं इस रीजन का एरिया इधर सेम टू सेम है रिप्लेस कर दूं, तो अब मेरा रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, अब सीधे सीधे मेरा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा -1 से लेकर के 1, ये कर्व और x एक्सिस के साथ फ्रॉम -1 टू 1, सीधे सीधे इस कर्व का आपको एरिया निकाल लेना है, किसके साथ, x एक्सिस के साथ। तो आपका रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, ऊपर का कर्व क्या है, तो x² + x + 1,
सीधे सीधे आप क्या लिख दो, dx। तो अगर आप ये काम भी करोगे ना बेटा, तब भी आपके पास जो एरिया आने वाला है वो सेम टू सेम एरिया आने वाला है, जो आपको इस एक्सप्रेशन से मिल रहा है, जो आपको इस एक्सप्रेशन से मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इस वाले रीजन का एरिया और इस वाले रीजन का एरिया क्या था बेटा, पूरा का पूरा सेम था। क्योंकि ये वाले रीजन का एरिया पूरा का पूरा सेम था, तो ये इंटीग्रल से जो आंसर आएगा वही सेम टू सेम इस इंटीग्रल से भी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। यहाँ पे बोर्ड पे मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। मैं चाहता हूं सारे बच्चे एक बार इन क्वेश्चंस को नोट करें और खुद से ट्राई करें, बाद में अपन इनको डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चों ने वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लिया होगा। तो चलो इनको देख लेते हैं। पहले इनके आंसर्स बता देता हूं। इसका आंसर आ रहा है 3 - 4 ln2, जिनका जिनका आ गया वो बहुत बढ़िया। और इस वाले का आंसर आ रहा है 2 - 3/2 टाइम्स ln3। ठीक है, ये इसका आंसर आ रहा है आपके पास। अच्छा, अब इसको निकालेंगे कैसे, मतलब ये क्या चीज है। सबसे पहले तो ये वाला जो है, यहाँ पे देखो इक्वल टू साइन ना होके लेस देन और इक्वल टू है और ग्रेटर देन और इक्वल टू है, मतलब ये रीजन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस रीजन्स में अपन कैसे निकालते कि यार ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको समझने के लिए पहले तो आप क्या करो, दोनों की इक्वल टू लेके आप इनके ग्राफ प्लॉट करो। अब जैसे अगर मैं पहले वाले का ग्राफ प्लॉट करूंगा, तो अगर mod x प्लस mod y इक्वल टू 3 है, तो यार ये वाला तो सभी लोगों को पता है कि ये वाला ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है। mod x प्लस mod y इक्वल टू 3 होता है, ये एक ऐसे डायमंड शेप का ग्राफ बनता है, ये सबको पता है। यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे ऐसा, ये वाला ग्राफ तो सबको पता है, बाय हार्ट ही हो गया होगा। mod x प्लस mod y इक्वल टू 3 होता है, तो उसका ग्राफ इस प्रकार से बनता है, ये सबको पता है। ये वाला पॉइंट क्या होगा बेटा, ये वाला पॉइंट 3,0 होगा और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,3 हो जाएगा। लेकिन अपन ने कौन सा ग्राफ बनाया बेटा, अपन ने इक्वल टू का ग्राफ बनाया है। अब यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या करो, जब भी ऐसा रीजन आता है तो आप हमेशा किसी एक पॉइंट को यूज करो रीजन आइडेंटिफाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 0,0 जो है वो इसके अंदर है, इसके अंदर है। तो अगर 0,0 मैंने उठा के इसमें पुट किया, तो 0 + 0 लेस देन और इक्वल टू 3, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। 0 3 से छोटा होता है, तो मतलब 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये वो वाला रीजन है जहां पे ओरिजिन है, और ओरिजिन इसके कहां है बेटा, अंदर है। मतलब बेसिकली इसके अंदर का रीजन, जो वो लेस देन और इक्वल टू वाली चीज है, वो लेस देन और इक्वल टू वाली चीज ये अंदर वाले रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है। अपन ऐसे हमेशा पॉइंट यूज करेंगे। अब आप सोचो, अब आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट उठा के देख लो, फॉर एग्जाम्पल 1,0 डालोगे तब भी सेटिस्फाई कर रहा है, सही बात है। लेकिन आप सोचो कि अगर आप बाहर वाला रीजन लोगे ना, तो वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, बाहर वाला पॉइंट लोगे तो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 3,1 नहीं, फॉर एग्जाम्पल 4,2 ले लिया, तो 4,2 इसमें पुट करोगे तो वैल्यू 6 आएगी, जो कि 3 से बड़ी हो गई। तो मतलब ये बाहर वाला रीजन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मतलब लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या हो गया कि ये पूरा अंदर का रीजन है। ठीक है, अब देखते हैं इसका xy इक्वल टू 2 का ग्राफ अगर मैं बनाऊं, तो xy इक्वल टू 2 का ग्राफ तो आपको पता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ कैसे बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ सभी लोगों को पता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा और यहाँ पे ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। xy इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाया है मैंने, x इंटू वाई इक्वल टू 2 का। अच्छा, ये इसको कट करेगा, मुझे कैसे पता लगा यार, देखो सिंपल सी बात है, आप क्या करो, इसको उसके साथ सॉल्व कर लो। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x + y = 3, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों मॉड प्लस से खुल गए। तो अगर आप इसको और इसको सॉल्व करते हो तो आप y को कितना पुट करोगे, y को 2/x पुट कर दो, किसके अंदर, इसके अंदर। तो आपके पास क्या आएगा, x + 2/x = 3। तो आप देख सकते हो x² -3x + 2 = 0 क्वाड्रेटिक बन गई। तो यहां से x का वैल्यू 1 आ गया या x का वैल्यू 2 आ गया। मतलब ये जो है इसको 2 पॉइंट पे मीट कर रहा है। ये वाला जो पॉइंट है ये x = 1 है, ये वाला पॉइंट x = 1 है जहां पे दोनों मीट कर रहे हैं, और ये वाला जो पॉइंट है ये x = 2 है जहां पे ये दोनों मीट कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा, अभी तक तो अपन ने केवल इक्वल टू बनाई है, xy = 2 का ग्राफ है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 अगर मुझे चाहिए तो अपन फिर से ओरिजिन की हेल्प लेते हैं। अगर मैंने ओरिजिन को उठा के इसके अंदर पुट किया तो 0 × 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 सही है क्या, नहीं, बिल्कुल गलत है। यहां पे 0 आएगा तो 0 तो 2 से छोटा हो जाएगा। मतलब इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का वो साइड वाला पार्ट नहीं आएगा जहां पे ओरिजिन है। ओरिजिन इसके कहां पे, ओरिजिन इसके इस वाले रीजन में, तो ये वाला पार्ट नहीं आएगा। तो कौन सा वाला पार्ट आएगा, मतलब इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के इस साइड वाला पार्ट आएगा। समझ आ रही है बात सबको, इस साइड वाला रीजन आएगा, वो ये वाला रीजन आएगा। और यहां पे भी इसके इस साइड वाला रीजन आएगा जहां पे ओरिजिन नहीं है। क्यों, क्योंकि ओरिजिन उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई
नहीं कर रहा है, तो आप इस वाले रीजन में कोई भी पॉइंट ले लोगे तो उसके लिए x और y का प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो जाएगा। देखो इस हाइपरबोला के ऊपर x और y का प्रोडक्ट इक्वल टू 2 है, इस रीजन में प्रोडक्ट 2 या 2 से बड़ा है। तो अब आप सोचो इन दोनों के बीच में कौन सा एरिया फंस गया, कौन सा एरिया फंस गया। अब इस रीजन में कौन सा एरिया ऐसा है जो दोनों में कॉमन है? क्या आप देख पा रहे हो कि इस वाले पोर्शन का एरिया यहां पे ये डायमंड के अंदर भी होना चाहिए और ये हाइपरबोला के इस वाले रीजन में लाई करना चाहिए, मतलब ये वाले रीजन का एरिया अपना रिक्वायर्ड हो जाएगा। इधर भी आएगा और देखो इधर भी ये वाला रीजन आएगा, डायमंड के अंदर आ गया ये और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के इस साइड ये वाला रीजन। अब आपको पता है कि मैं इसका एरिया निकाल के उसको डबल कर दूंगा तो काम खत्म हो जाएगा, सिंपल। तो अगर मैं इसका एरिया निकालू, मेथड 1 दो अलग अलग तरीके से बताता हूं। एक तो सिंपल ही आप कर लो, क्या इंटीग्रेशन, अगर आप dx के रिस्पेक्ट में करते हो, आपका जो इंटीग्रल है वो 1 से 2 में मूव करेगा, 1 से 2 में। फाइनल कर्व आपके लिए स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन को आप लिख सकते हो y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, माइनस इनिशियल कर्व आपके लिए हाइपरबोला है, y को आप क्या लिखोगे बेटा 2/x। खत्म हो गया, बस इसको ट्वाइस करना नहीं भूलना। तो ये आपके पास सीधे सीधे आंसर आ जाएगा मेथड 1 से। इसको इंटीग्रेट कर लो तो एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस। आपके पास आंसर आ जाएगा 3x माइनस ये हो जाएगा x² 2 माइनस 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ln mod x हो जाएगा और इसके ऊपर लिमिट लगा लो 1 से लेकर के 2, तो आपको आंसर मिल जाएगा 3 - 4 ln 2। ये इसका फाइनल आंसर आ रहा है, बस लिमिट पुट करनी है आपको। दूसरा तरीका जो मैं बता रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ट्वाइस तो उसमें भी करना है। सोचो ध्यान से कि ये जो ब्लैक वाला एरिया है, क्या मैं उसको ऐसे बोल सकता हूं, ये आपको ट्रेपीजियम दिख रहा है, देखो ये चीजें आपको थोड़ी सी दिखनी चाहिए क्योंकि इससे क्या है कभी कभी एरिया के क्वेश्चंस बहुत आराम से सॉल्व हो जाते हैं। ये ट्रेपीजियम आपको दिख रहा है, यहां पे मैंने एक ट्रेपीजियम बनाया है, ये वाला ट्रेपीजियम। इस वाले ट्रेपीजियम में से, अगर इस वाले ट्रेपीजियम में से, तो मैं बोल रहा हूं कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, नाम दे देता हूं ट्रेपीजियम को आपकी आसानी के लिए, ए बी सी डी। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी में से अगर मैं, कौन सा पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है, मुझे ब्लैक वाले पोर्शन का एरिया चाहिए, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाले रीजन का एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको अपन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा, ये वाले कर्व का डेफिनेशन क्या है, y इक्वल टू 2/x है, तो सीधे सीधे 2/x dx लिख दो। कहां से कहां, फ्रॉम 1 to 2, खत्म हो गया। ट्रेपीजियम का एरिया तो आपको पता ही है, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये पैरेलल साइड्स है ये और ये, तो इसका आप सम निकाल सकते हो। x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 आएगी, तो 2 प्लस x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाइट कितना हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा, माइनस ये इंटीग्रल कर लो सीधे सीधे, तो ये इंटीग्रल 1 से 2 2/x dx, तब भी आपको अपना रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ आई बात सबको। तो कैसे अपन ने ये ट्रेपीजियम यूज करके इसको निकाला हुआ है। ये छोटे छोटे ट्रिक्स है जो आपको कभी कभी जैसे जैसे आप ग्राफ बनाओगे, डायग्राम्स बनाओगे, आपको दिखते जाएंगे। अगला देखते हैं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू 3/mod x। ये फिर से हाइपरबोला आ रहा है और ये अब इन्होंने कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा कर्व दे रखा है मॉड्यूलस का, तो पहले तो इसको डिफाइन ही कर लेते हैं अपन। इसका आंसर आ रहा है 2 - 3/2 ln 3। इसको इधर लिख देते हैं अपन, 2 - 3/2 ln 3। ठीक है, पहले तो ये मॉड खोल के डिफाइन ही कर लेते हैं ताकि अपन को पता लग जाए x 2 या 2 से बड़ा है या फिर x 2 से छोटा है। अगर x 2 या 2 से बड़ा है तो ये वाला मॉड प्लस साइन से खुल जाएगा, तो ये x - 2 हो जाएगा, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी 4 - x। और x 2 से छोटा है तो ये वाला मॉड माइनस से खुल जाएगा, तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी डेफिनेशन हो जाएगी y इक्वल टू x। और वो जो हाइपरबोला है उसमें अब वो ग्राफ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। देखो कैसे बनेगा, देखते हैं अपन। दोनों ग्राफ्स अपन बनाते हैं यहां पे। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। हाइपरबोला का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। हाइपरबोला बाद में बनाते हैं, पहले स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। 2 पे उसकी डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, 2 पे वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, चलो 2 पे वैल्यू 2 आ रही है, मान लिया। मान लो यहां पे वैल्यू 2 है, 2 पे वैल्यू 2 आ रही है। 2 के लेफ्ट साइड में डेफिनेशन है y इक्वल टू x, तो इसको ज्वाइन कर लो। देखो 2 के केवल लेफ्ट में y इक्वल टू x है, तो ये मैंने y इक्वल टू x बना दिया। और 2 के राइट में डेफिनेशन क्या है, 4 - x। तो अगर 4 पुट करोगे तो वैल्यू 0 आ जा रही है, मतलब यहां पे ऐसा हो रहा है, ये वाला पॉइंट जो होगा ये 4 होगा। ठीक है, 4 पे उसकी वैल्यू 0 आ जा रही है, तो ये मैंने इसका ग्राफ बना दिया है, ये इसका ग्राफ बना दिया है 2 - mod ऑफ x - 2 का। अच्छा,
अब ये ग्राफ बनाने के बाद देखो ये डेफिनेशन अपन जहन में रखेंगे, ये वाली डेफिनेशन जो है अपन को पता है 4 माइनस एक्स है, और ये वाली जो डेफिनेशन है ये y इक्वल टू एक्स है। अब हाइपरबोला कैसे बनेगा? हाइपरबोला अगर मैं पॉजिटिव एक्स में बना रहा हूं तो y इक्वल टू 3/x है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि यार ये इसको कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो y इक्वल टू 3/x जो हाइपरबोला है, मैं अगर पॉजिटिव x के लिए बना रहा हूं, देखो अपन क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव x के लिए बनाएंगे और बाद में x को मॉड x से रिप्लेस कर देंगे तो उसका कॉपी इधर भी आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना रहा हूं तो y इक्वल टू 3/x को अगर आप इसके साथ सॉल्व करोगे, y इक्वल टू x के साथ, तो y इक्वल टू x के साथ अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास x का वैल्यू कितना आएगा? √3। मतलब वो जो भी हाइपरबोला होगा वो इसको किस पॉइंट पे कट करेगा? √3, पे। तो √3, पॉइंट मान लो यहां कहीं पे होगा, तो वो हाइपरबोला आएगा ऐसे ऊपर से, वो हाइपरबोला आएगा ऐसे ऊपर से, इसको कट करेगा, जरूर करेगा। अपन ने निकाला √3, पे कट कर रहा है दोनों को सॉल्व करके, तो वो हाइपरबोला ऐसे ऊपर से आएगा, √3, मान लो यहां कहीं पे, इसको कट किया, उसको भी वो कहीं ना कहीं कट तो जरूर करेगा, वो अपन निकालेंगे अभी कहां पे कट कर रहा है। और क्योंकि ये x को मॉड x से रिप्लेस कर रहे हैं तो वो दूसरा हाइपरबोला का जो ब्रांच है वो यहां पे बन जाएगा, लेकिन यहां पे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो मतलब दोनों इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो कोई एरिया बाउंडेड नहीं आने वाला है। यहां पे अगर मैं बात करूं, ये वाला पॉइंट अपन निकालेंगे, ये डेफिनेशन है y इक्वल टू एक्स और ये डेफिनेशन है y इक्वल टू 3/x, दोनों को सॉल्व करके। तो ये वाला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे √3, √3। आप सभी लोग निकाल सकते हो, यहां पे y के बदले x पुट कर दो सीधे सीधे। और ये वाला हाइपरबोला इसको कहां पे मीट करेगा? 4 माइनस एक्स को। अगर इसको 4 माइनस एक्स के साथ, इधर नीचे लिख रहा हूं, अगर y इक्वल टू 4 माइनस एक्स एंड इसको सॉल्व करोगे, इन दोनों को, देखो ये जो सारे सॉल्विंग वाले चीजें है ना, ये आपके दिमाग में होने चाहिए, या फिर आप अपने रफ वर्क में कर सकते हो। 4 माइनस एक्स को अगर आप इसके साथ सॉल्व करोगे तो देखो मुझे एक्चुअली में बाय ऑब्जर्वेशन दिख रहा है कि अगर आप x को 1 पुट करते हो तो दोनों में y का वैल्यू 3 आ रहा है, लेकिन मुझे तो 2 से बड़ा पॉइंट चाहिए, क्योंकि ये वाली डेफिनेशन कहां है? ये वाली डेफिनेशन 2 से बड़ी है। तो अगर x को 3 पुट करते हो, दिख रहा है आपको, 3 पुट करने से दोनों वैल्यू 1 दे रहे हैं, मतलब ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा ना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ये वाला पॉइंट हो जाएगा x इक्वल टू 3 और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये 3,1 है। समझ आई बात? वरना आप इसको सॉल्व कर लो, y के बदले 3/x डालो, क्वाड्रेटिक बनेगी। मैंने ये वाला पॉइंट लिया है जहां पे x का वैल्यू 2 से बड़ा आ रहा हो, क्योंकि ये वाली डेफिनेशन कौन सी है जिसमें x का वैल्यू 2 से बड़ा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूं, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो y को 3/x उठा के इसमें डाल दो, 3/x इक्वल टू 4 माइनस एक्स, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, सॉल्व करो, x का वैल्यू 3 आएगा, y का वैल्यू 1 आएगा। अब आपको इन दोनों कर्व्स के बीच का एरिया बाउंडेड निकालना है, मतलब आपको कौन सा एरिया निकालना है, अब मैं इसको शेड करता हूं, आपको ये वाला रीजन का एरिया बताना है, ये यहां से लेकर के यहां तक का, ठीक है। तो मुझे दोनों के कोऑर्डिनेट्स तो पता है, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x का वैल्यू √3 और इसका x का वैल्यू ये है। तो अब अपन अगर एरिया लिखे तो फिर से मैं दो तरीके से बताता हूं, एक तो मेथड 1 स्टैंडर्ड तरीके से, ठीक है, वो लंबा चौड़ा तरीका, मेथड 1 एरिया इक्वल टू, यार सीधी बात है dx के रिस्पेक्ट में करेंगे, पर मेरा कर्सर जो है वो ब्रेक होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग चीज फाइनल है, यहाँ पे कुछ अलग चीज फाइनल है, क्योंकि 2 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, 2 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है बेटा। तो पहला √3 से स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल, √3 से लेके 2 तक, √3 से लेके 2 तक फाइनल कौन है? y इक्वल टू एक्स, तो फाइनल माइनस इनिशियल कौन है? 3 डिवाइडेड बाय x, बरोबर, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। और फिर 2 से लेकर के 3 तक, तो दूसरा इंटीग्रल स्टार्ट होगा 2 से जाएगा 3 तक, फाइनल कर्व कौन है बेटा? तो फाइनल कर्व 4 माइनस एक्स है, माइनस इनिशियल कर्व कौन है? अब नीचे वाला कर्व कौन है बेटा? 3 डिवाइडेड बाय x dx, बरोबर, समझ आई बात? सबको समझ आई बात? तो सिंपल आप इन दोनों को इवेल्युएट करोगे, दोनों इंटीग्रेशन काफी आसान है, इंटीग्रेशन में तो कोई झोल झपाटा नहीं है कि कोई खतरनाक सा इंटीग्रेशन आ गया हो। तो ये x²/2 है, माइनस ये 3 टाइम्स ln mod x लिखा हुआ है, इसके ऊपर लिमिट पुट कर दो √3 से लेकर के 2, प्लस ये आ जाएगा 4x, माइनस ये हो जाएगा x²/2, माइनस 3 टाइम्स ये हो जाएगा ln mod x, इसके ऊपर लिमिट पुट कर दो 2 से लेकर के 3। ये हो गया इसको सोचने का पहला तरीका। इस एरिया को लिखने का एक और तरीका हो सकता है, ध्यान से देखना, मैं उसके लिए ये वाली चीज मिटा रहा हूं, ये वाला सबने नोट कर लिया होगा, तो यहां पे मिटा के मैं यहां पे लिख देता हूं उसको। अगर मैं इस वाले डायग्राम में ध्यान से बताऊं कि ये जो ब्लैक वाला शेडेड रीजन का एरिया है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? आपको 2 ट्रेपीजियम दिख रहे हैं, एक ये वाला ट्रेपीजियम, देखो ग्रीन से बना रहा हूं,
ये एक ट्रेपीजियम सबको दिख रहा है, इस ट्रेपीजियम का एरिया प्लस इस ट्रेपीजियम का एरिया, ये वाला ट्रेपीजियम दिख रहा है। इन दोनों ट्रेपीजियम के एरिया में से मेथड टू में मैं लिख रहा हूं, मेथड 2 रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू ट्रेपीजियम 1 का एरिया प्लस ट्रेपीजियम 2 का एरिया। दोनों ट्रेपीजियम का एरिया दिख रहा है आपको। अब इन एरियाज में, इन ट्रेपीजियम के एरिया में कौन से पार्ट का एरिया एक्स्ट्रा आ गया? ये वाला जो रीजन है ये एक्स्ट्रा आ गया, दिख रहा है आपको ये वाला। बाकी काला वाला पार्ट तो अपन को चाहिए ही था, ये वाला रीजन एक्स्ट्रा आ गया। तो इन दोनों ट्रेपीजियम के एरिया के एडिशन में से अपन माइनस कर देंगे इस वाले कर्व के नीचे का एरिया। ये वाला कर्व तो एकदम आसान है, 3 डिवाइडेड बाय x है। तो √3 से लेके 3 तक, √3 से लेकर के 3 तक 3 डिवाइडेड बाय x जो कर्व है उसको अपन को सबट्रैक्ट कर देना है, बस खत्म हो गई कहानी। तो देख क्या है कि इसमें आपको ज्यादा लिमिट्स नहीं डालने पड़ेंगे इंटीग्रेशन के, तो कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होगी। ये देखने में थोड़ा सा कठिन है, लेकिन एक बार आप डायग्राम बना लोगे तो आप बाद में चीजों को बड़े आराम से देख सकते हो। ट्रेपीजियम 1 का एरिया, ये वाला जो ट्रेपीजियम है इसका एरिया कितना आएगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इसका ये पैरेलल साइड ये है और ये है। देखो इस पॉइंट पे y का वैल्यू √3 है और इस पॉइंट पे y का वैल्यू 2 है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना आ जाएगा? √3 + 2 इंटू हाइट। हाइट कितना है बेटा? हाइट कितना है? 2 - √3 इसका हाइट है, तो इंटू 2 - √3 इसका हाइट हो गया। ये पहले ट्रेपीजियम का एरिया प्लस हाफ दूसरे ट्रेपीजियम का एरिया, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड ये वाला जो हाइट है 2 है और ये वाला जो हाइट है ये देखो 1 है, तो 2 + 1 कितना हो गया? 3 इंटू हाइट कितना है? 3 - 2 हाइट कितना है? 1 और माइनस क्या कर देना है? बस √3 से लेकर के 3 डिवाइडेड बाय x dx। तो अगर आप इससे भी निकालोगे तब भी आपके पास एरिया सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा। इससे भी निकालोगे तो एरिया आपके पास आएगा 2 - 3/2 ln3। ये फाइनल आंसर है एरिया का, 2 - 3/2 ln3। ठीक है, कैसे दो अलग अलग तरीके से निकालना है, कैसे ग्राफ बना के करना है, मैं उम्मीद कर रहा हूं सबको समझ आया है। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड कर्व्स का एरिया बाउंडेड क्या होता है उसको अपन देखते हैं। यहाँ पे बोर्ड पे मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मैं चाहता हूँ सारे बच्चे एक बार इन क्वेश्चंस को नोट करके खुद से ट्राई करें, बाद में अपन इनको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों ने वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लिया होगा। चलो अब इनके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। फाइंड द एरिया इनसाइड द एलिप्स। इसका आंसर आता है बेटा, इसको आपको याद रखना है, ये जो स्टैंडर्ड एलिप्स है इसके अंडर का एरिया होता है π/ab स्क्वायर यूनिट्स। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट अपन इसको याद रखेंगे। इसका प्रूफ क्या है? बहुत आसान है, एक बार आपको इंटीग्रेशन आ जाती है एरिया अंडर द कर्व, तो आपने ये एलिप्स बनाया हुआ है, ठीक है। आप a > b लो, b > a लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने हॉरिजॉन्टल एलिप्स मान लिया है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे एरिया बाउंडेड इनसाइड द एलिप्स निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करो, मैंने अंदर के एरिया को शेड किया है। अब क्या आप देख पा रहे हो कि ये चारों क्वाड्रेंट में इसका जो एरिया बाउंडेड है वो सिमेट्रिक है। तो अपन क्या करेंगे, एक क्वाड्रेंट वाला एरिया निकालेंगे और उसको इंटू 4 कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे रेड वाला एरिया शेड किया है, इसको निकाल के आप इंटू 4 कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब आप चाहे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करो चाहे वर्टिकल। फॉर एग्जांपल मान लो मैं dx ले रहा हूं, मतलब मेरा एलिमेंट ऐसे ले रहा हूं, तो मेरा ये जो एरो है ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा x में। तो मूव करने की लिमिट क्या होगी? 0 to a, बरोबर। इनिशियल पोजीशन 0 पे होगा और फाइनल पोजीशन a पे होगा। ऊपर वाला कर्व क्या है? ऊपर वाला कर्व इस एलिप्स की इक्वेशन है। अब क्योंकि अपन dx लिख रहे हैं तो अपन को यहां से y की वैल्यू निकालनी है x के टर्म्स में, बरोबर। तो मैंने क्या किया है, x² / a² को सामने शिफ्ट कर लिया, तो y² = b² टाइम्स 1 - x² / a² आएगा। तो y का वैल्यू कितना आएगा? + b डिवाइडेड बाय a √a² - x²। तो क्योंकि अपन ये वाला हिस्सा ले रहे हैं, यहाँ पे y का वैल्यू कैसा है? पॉजिटिव है इस पूरे पार्ट के लिए, कर्व के इस पूरे पोर्शन के लिए। यहाँ पे मैं जिसको रेड से बना रहा हूं, यहां से लेकर के कर्व का ये जो पूरा पोर्शन है इसके लिए y का वैल्यू कैसा है? पॉजिटिव है। तो इसलिए मैंने प्लस साइन वाला लिया है, b डिवाइडेड बाय a √a² - x²। तो ये अपना ऊपर वाला पार्ट है, ये फाइनल माइनस इनिशियल तो x एक्सिस है जिसकी इक्वेशन है y = 0। तो सिंपल इसको इंटीग्रेट करना है अपन को, b डिवाइडेड बाय a तो बाहर आ जाएगा, √a² - x² स्टैंडर्ड इंटीग्रल है जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है, x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x बाय a प्लस c हो जाएगा। कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप इसमें लिमिट्स पुट करोगे तो लिमिट्स पुट करने पे आपके पास एरिया आ जाएगा π/ab। इसको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद रखना है कि एलिप्स के अंडर का एरिया कितना होता है। Exactly similarly, find the area bounded by 2 standard parabolas, y² = 4ax और x² = 4by। ये दोनों अपने स्टैंडर्ड पैराबोला हैं, तो इनके बीच का एरिया अगर अपन को पता करना है तो ये एरिया कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो मैंने दोनों डायग्राम बनाए, y² = 4ax ये वाला है रेड वाला, और x² = 4by ये ऊपर वाला पैराबोला है। तो इनके बीच में ये ग्रीन वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये शेडेड रीजन है। तो सबसे पहले अगर आपको ये एरिया निकालना है तो मुझे इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा P, और
P का भी मुझे किसकी जरूरत है, बस x कोऑर्डिनेट की, क्योंकि मैं dx करने वाला हूं, मतलब ऐसे कर्सर को ऐसे मूव कर रहे हैं, तो मुझे P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट चाहिए। आप वर्टिकल इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे अगर P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट चाहिए तो बेसिकली मुझे उन दोनों पैराबोलास को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप किसी एक पैराबोला से x की वैल्यू निकालो। पहले वाले पैराबोला से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y² डिवाइडेड बाय 4a। उसको उठा के आप कहां पुट कर दो, सेकंड पैराबोला में। x² मतलब क्या हो जाएगा, y का पावर 4 अपॉन 16a² इक्वल टू आपके पास आएगा 4by। तो एक y तो आपके पास कैंसिल होकर यहाँ y³ बचेगा। तो देखो ये आपके पास y³ का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, y³ का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 64 टाइम्स ये आ जाएगा आपके पास a² b। तो देखो आपके पास y का वैल्यू आ चुका है, तो क्यूब रूट लोगे दोनों साइड तो 64 का क्यूब रूट 4 हो जाएगा, तो 4 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ a² b। तो आपको दिख रहा है मैंने y कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, 4 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ a² b, ऐसे मैंने y कोऑर्डिनेट निकाला है। तो ये जो भी y की वैल्यू आई उसको उठा के आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिल गया। जैसे इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिल गया आपका काम खत्म हो गया। आप एरिया को क्या लिखोगे, 0 से लेकर के इस पॉइंट तक जाना है, 4ab² का पावर 1/3, ये x कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब ऊपर वाला कर्व कौन है, ऊपर वाला कर्व ये वाला पैराबोला है, तो उसमें से मेरे को y की वैल्यू निकालनी है x के टर्म्स में। तो मेरे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट ले लोगे तो आपके पास आएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ax, बरोबर है। और ये इनिशियल कर्व क्या है, इनिशियल कर्व ब्लू वाला कर्व नीचे वाला है, तो y का वैल्यू क्या है, x² डिवाइडेड बाय 4b, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया अपन ने। तो अब ये तो सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इसको इंटीग्रेट करके जब आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करोगे तो आपके पास फाइनल एरिया आ जाएगा 16ab डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स। SQ का मतलब स्क्वायर यूनिट्स है। तो मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के तरीके से अगर आप याद कर लो, y² इक्वल टू 4x और x² इक्वल टू 4by पैराबोलास के बीच का एरिया होता है 16ab बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स, जहां पे a जो है ये वाला a है और ये b है, ठीक है। समझ आ गई बात। ये जेईई मेंस में काफी बार इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो अगर आपको ये रिजल्ट याद रहेगा तो आसानी रहेगी। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोर्ड पे मैंने और 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। मैं चाहता हूँ सारे बच्चे एक बार इन क्वेश्चंस को नोट करें और खुद से ट्राई करें, बाद में अपन इनको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों ने वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लिया होगा। चलो इनके सॉल्यूशंस देखते हैं। पहले इनके आंसर्स बता देता हूँ। पहले वाले का आंसर π/2 आ रहा है और दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 1/3 प्लस पाई डिवाइडेड बाय 2। चलो देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करना है। भाई डायग्राम बना लेते हैं। ये स्टैंडर्ड कर्व्स है y इक्वल टू रूट एक्स। अगर देखो ये y² इक्वल टू x टाइप का पैराबोला है, अगर y² इक्वल टू x होता ना बेटा तो ये पूरा पैराबोला बनता, लेकिन y इक्वल टू रूट एक्स है, इसका मतलब x भी पॉजिटिव डालेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट लिखा है इसके ऊपर, और y भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो इस पैराबोला का बस वही वाला पार्ट आएगा जो x एक्सिस के ऊपर है। ये वाला जो पार्ट है इसके लिए आप देख सकते हो पैराबोला का जो ये वाला पार्ट है इसके लिए y भी पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ है। x इक्वल टू माइनस रूट वाई, मतलब ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब ऐसा वाला पैराबोला है, लेकिन y तो पॉजिटिव है मतलब ऊपर ही आएगा, और साथ साथ में देखो x की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। मतलब इस पैराबोला का कौन सा वाला पार्ट आएगा, लेफ्ट साइड वाला पार्ट आएगा, क्योंकि x की वैल्यू हमेशा इसके अंदर कैसी आ रही है, x की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव आ रही है। आप y को कुछ भी पुट करो x नेगेटिव आएगा हमेशा। तो इस वाले पैराबोला का केवल ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट बनेगा। और साथ में सर्कल दिया हुआ है, सर्कल क्या है, x² प्लस y² इक्वल टू 2। तो x² प्लस y² इक्वल टू 2 का सर्कल बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा वो सर्कल, ये वाला सर्कल है x² प्लस y² इक्वल टू 2। ये सर्कल इन दोनों को कट कर रहा है, एक तो यहाँ पे कट कर रहा है और एक तो यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। इनके इक्वेशंस लिख लेते हैं अपन। ये है y इक्वल टू रूट एक्स और ये वाला पैराबोला है x इक्वल टू माइनस रूट वाई। ब्रांचेस हैं पैराबोला के और ये सर्कल है, तो इनका एरिया इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा बेटा, इनका एरिया इनक्लोज्ड जो हो जाएगा वो ये वाला रीजन हो जाएगा। ये वाले पॉइंट्स आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। इस पैराबोला के ब्रांच को और इस सर्कल को सॉल्व करोगे तो मुझे एक्चुअली में बाय ऑब्जर्वेशन ही दिख रहा है 1,1 देखो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, और सिमिलरली ये वाला पॉइंट हो जाएगा -1,1, ठीक है। तो अब ये एरिया कैसे निकाले, देखो एक तरीका तो आपके पास है, शायद बहुत सारे बच्चों ने स्टैंडर्ड तरीके से निकाला होगा। आपको इंटीग्रेशन की डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी 0 पे, क्योंकि इसके पहले फाइनल कर्व सर्कल है और इनिशियल कर्व ये वाला पैराबोला का ब्रांच है, और इसके बाद फाइनल कर्व तो अभी भी सर्कल है लेकिन इनिशियल ब्रांच जो है वो ये वाला पैराबोला है। तो एक तो आप 0 पे इंटीग्रेशन को ब्रेक करके कर सकते हो, ये तरीके से तो सबने किया होगा। अब मैं यहां पे इसका एक शॉर्टकट मेथड बताता हूं, एक अच्छा तरीका। इसके लिए बस आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए। क्या आप इस बात को फील कर पा रहे हो कि जो मैं ये एरिया रेड से शेड कर रहा हूं, मतलब x इक्वल टू माइनस रूट वाई का
जो वाई एक्सिस के साथ एरिया बाउंडेड होगा, ये वाला एरिया x इक्वल टू माइनस रूट वाई का जो y एक्सिस के साथ एरिया होगा, ये रेड वाला एरिया, क्या मैं बोलूं ये वाला एरिया, और y इक्वल टू रूट एक्स का, y इक्वल टू रूट एक्स पैराबोला का जो x एक्सिस के साथ एरिया होगा, ये वाले दोनों एरिया सेम होंगे, जो ये वाला एरिया है और ये वाला एरिया सेम होगा। इस बात को आप फील करो, क्योंकि x इक्वल टू माइनस रूट वाई और y इक्वल टू रूट एक्स, इसमें देखो x और y के रोल बस इंटरचेंज हो गए हैं, है ना। तो क्या मैं बोलूं कि ये वाला जो रीजन का एरिया है और ये वाले रीजन का जो एरिया है वो सेम होगा। तो मतलब वास्तव में अपन को पता है कौन सा एरिया निकालना है। अगर मैं इस सर्कल को बनाऊं ध्यान से, अगर मैं इस सर्कल को फिर से बनाऊं, तो अब मुझे इसके क्वार्टर सर्कल का एरिया निकालना है। देखो ध्यान से, ये वाला सर्कल था और ये वाला पैराबोला था, और अपन ने प्रूव कर दिया कि ये वाला जो एरिया है वो इस वाले एरिया के बराबर है। तो बेसिकली अब मुझे ये तो पहले निकालना ही था, अब साथ में ये भी निकालना है। तो अपन को ये पूरा एरिया निकालना है जो कि एक क्वार्टर सर्कल का एरिया है। तो अपना रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा क्वार्टर सर्कल मतलब 1/4 पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 2 है। तो अपना रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, सीधे सीधे बेटा π/2 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, समझ आई बात सबको। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये वाला रीजन का एरिया और ये वाले रीजन का एरिया सेम होगा, क्योंकि इन दोनों कर्व्स में देखो x और y के रोल इंटरचेंज हो गए हैं। तो इस कर्व का x एक्सिस के साथ एरिया और इस कर्व का y एक्सिस के साथ एरिया सेम होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। भाई एक सर्कल है x² + y² = 2, फिर से वही वाला सर्कल है, तो ये वाला सर्कल है, ठीक है। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और साथ में पैराबोला क्या है, y² = x। अब पूरा का पूरा पैराबोला दिया हुआ है, y² = x मतलब ये वाला पैराबोला हो जाएगा। इन दोनों के बीच में क्या एरिया बाउंडेड है ये अपन को निकालना है, मतलब इन दोनों के बीच में तो ये वाला एरिया बाउंडेड है। तो ये वाला एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे। अब आपको दिख रहा होगा इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा, ये वाला पॉइंट 1,1 हो जाएगा और ये वाला पॉइंट 1,-1 हो जाएगा। सबको दिख रहा है, बरोबर है। तो एरिया कैसे निकाले, एक काम करते हैं ना, ऊपर वाले पोर्शन का एरिया निकालते हैं और उसको इंटू डबल कर देते हैं, इंटू 2 कर देते हैं, अपना काम हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन देने के पीछे मकसद ये था कि आपको समझ में आए कि कहां पे अपन को वर्टिकल इंटीग्रेशन करना है, कहां पे हॉरिजॉन्टल। अगर यहां पे आप अपना कर्सर जो है वो dx में लेते हो, मतलब dx में मूव करवाते हो, एलिमेंट ऐसा वर्टिकल लेते हो, तो आपको इंटीग्रेशन ब्रेक करना पड़ेगा। क्या आपको दिख रहा है कि 0 से लेके 1 तक ये वाला कर्व फाइनल है जो कि पैराबोला है, और 1 से लेके आगे तक ये वाला कर्व फाइनल हो जाएगा जो कि सर्कल है। तो मुझे इंटीग्रेशन को 2 जगह पे ब्रेक करना पड़ेगा अगर मैं वर्टिकल इंटीग्रेशन करता हूं, तो ऐसे स्ट्रिप जो है मेरा वर्टिकल लेता हूं तो। लेकिन अगर मैं मेरा स्ट्रिप को हॉरिजॉन्टल ले लेता हूं, जैसे ये वाला, तो क्या आपको दिख रहा है कि अपना इंटीग्रेशन कहीं पे भी ब्रेक नहीं होगा, पूरा इंटीग्रेशन स्मूथली हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन dy के रिस्पेक्ट में करते हैं। अब ये जो अपना y वाला एलिमेंट है ये कहां से कहां मूव करेगा, x एक्सिस से कहां तक, y = 1 तक, मतलब 0 से लेकर के उसकी वैल्यू कहां तक जाएगी, 1 तक। फाइनल कर्व जो होगा वो हमेशा सर्कल वाला रीजन होगा, तो सर्कल वाले का मुझे y के रिस्पेक्ट में इक्वेशन निकालना है। तो ये क्या आ जाएगा, x = ±√2 - y²। अब देखो यहां पे x का वैल्यू कैसा है, इस सर्कल के पोर्शन के लिए x का वैल्यू पॉजिटिव है, तो प्लस साइन वाला लेंगे अपन, √2 - y²। ठीक है, यहां पे x की वैल्यूज पॉजिटिव है, मतलब इन सारे पॉइंट्स के लिए x की वैल्यूज पॉजिटिव है, इसलिए अपन ने प्लस वाला लिया। ये हो गया फाइनल, माइनस इनिशियल कर्व कौन है, पैराबोला। तो पैराबोला के लिए मैं x को क्या लिख सकता हूं, सीधे सीधे y²। ये अपन ने किस रीजन का एरिया निकाला है, बस इतने का, लेकिन मुझे तो इसका भी चाहिए था, पूरा एरिया सेम है, तो अपन इस आंसर को क्या कर देंगे बेटा, डबल कर देंगे। ये तो बहुत आराम से आप इंटीग्रल निकाल सकते हो, आपको पता है ये क्या हो जाएगा, एरिया = ट्वाइस, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, √a² - x²। तो ये क्या आएगा, x/2 √a² - x² प्लस a²/2, ये हो जाएगा sin इनवर्स x/a, बरोबर है। और -y² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, y³ / 3। इसके ऊपर आपको लिमिट्स लगानी है 0 से लेकर के 1। तो आप देखो लिमिट्स पुट कर दो तो आपके पास आंसर क्या आएगा, एरिया = हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, यहां पे आएगा हाफ, 2 - 1 हो जाएगा 1, मतलब ये हाफ हो गया। साइन इनवर्स हाफ, यहां पे कितना आ जाएगा, π/6, तो ये आ जाएगा प्लस π/6, और यहां पे 1 डालोगे तो ये कितना हो जाएगा, -1/3। और अगर आपने लोअर लिमिट पुट किया 0 तो पूरा 0 होने वाला है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ -1/3 करोगे तो 1/6 आएगा। तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, आंसर = ट्वाइस, 2 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, हाफ -1/3 करोगे तो 1/6 आएगा, तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस आपके पास आंसर आ जाएगा π/6। ठीक है, नोट कर लो इसको।
तो बच्चों इसका इंटीग्रल तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ये क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा, एरिया इक्वल टू ट्वाइस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स बाई टू, मतलब अपने लिए एक्स का रोल कौन प्ले कर रहा है, वाई, तो वाई बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए स्क्वायर का वैल्यू 2 था तो ए का वैल्यू √2 हो जाएगा, और माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन सीधे सीधे कितना हो जाएगा बेटा, वाई क्यूब डिवाइडेड बाय 3, लिमिट्स लगेंगी 0 से लेकर के 1, तो अपने पास क्या आएगा, 1 डाल दो उसके अंदर, तो एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1 डालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ, और 2 - 1 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे डालोगे तो साइन इनवर्स 1 बाई √2, तो पाई बाई 4 हो जाएगा ये, तो हाफ प्लस ये बन जाएगा पाई बाई 4, और माइनस वहां पे आ जाएगा 1/3, 0 डालने से पूरा ही 0 हो जाएगा, आप देख पा रहे हो, तो हाफ माइनस 1/3 करोगे तो ये 1/6 हो जाएगा, और इंटू 2 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1/3 प्लस का पाई बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका फाइनल एरिया हो जाएगा 1/3 प्लस पाई बाई 2। नोट कर लो सब लोग। तो चलो बच्चों, इसी के साथ ये लेक्चर एंड करते हैं। आज के लेक्चर में अपना मेजर फोकस रहा था एरिया अंडर द कर्व के क्वेश्चंस करना। अगले लेक्चर में इसी सिलसिले को जारी रखेंगे। आपकी आज के लेक्चर का होमवर्क होगा एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 पार्ट 2 में से सेक्शन एफ में से ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, और एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में से ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, तो ये करके आना, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करके एरिया के ऊपर आगे और क्वेश्चंस करेंगे।